हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है अश्मित ने। तो थैंक यू सो मच अश्मित फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और आज की जो स्टोरी है एक्चुअली गाइस मेरा थोड़ा सा कैमरे में दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं फेस कैम की जगह नॉर्मल एक स्टोरी टेलिंग करूँगा। तो आई होप कि आपको वो स्टोरी भी अच्छी लगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अश्मित उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर बुदाऊं में रहा करता था। सो ये बात आज से लगभग 5-6 साल पुरानी है। जब अश्मित अपनी नानी के घर हॉलीडेज में जाता था तो वहाँ पर उसके साथ बहुत ही क्रीपी इंसिडेंट्स होते थे। जैसे कि जब भी आराम कर रहा होगा वो नानी के घर में, तब उसके जो पैर होते थे उसमें ब्लैक और ब्लू कलर के निशान आ जाते थे, वो भी अपने आप। किसी को समझ नहीं आता था कैसे। अश्मित और अश्मित की बहन के पैरों पर बहुत सारे और बहुत बार ऐसे निशान आए हुए थे। लेकिन जब भी ये लोग अपनी नानी के घर से बाहर आते थे तो अचानक से वो निशान एकदम गायब हो जाते थे। जब पहली बार अश्मित के लेग्स पर ऐसे निशान देखे गए थे तो अश्मित की मॉम बोलती है कि यार एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं, पता चल जाएगा ये क्या है। तो डॉक्टर को दिखाने लेकर गए। जब डॉक्टर चेक करने आए तो अश्मित की लेग्स एकदम ठीक थी, मतलब वहाँ पर कोई भी निशान नहीं थे। वो ऐसा मानो कि 10 से 15 मिनट के टाइम स्टैम्प में वो पूरे निशान गायब हो गए हों, क्योंकि जो रास्ता था वो सिर्फ 10 मिनट का था। तो घर में वो सब निशान थे और जैसे डॉक्टर के पास पहुंचे वो निशान सारे गायब। अश्मित को अपनी नानी के घर में ऐसा भी फील हुआ है जैसे कि उसकी लेग्स किसी ने बांध दी हो रस्सी से, और उसके बाद उस रस्सी को पकड़ के वो अश्मित को ऐसे खींच रहा हो अपनी साइड। ये तो पहला इंसिडेंट था। फिर दूसरा जो इंसिडेंट होता है वो ये था कि जब भी ये सब सोते थे अपनी नानी के घर में तो सोते समय पूरी शांति होती थी, एकदम सन्नाटा। तब एकदम से इनके जो पड़ोस में जो घर है उधर से किसी के तो चिल्लाने की बहुत जोर जोर से आवाज़ आती थी और साथ में किसी के रोने की आवाज़ आती थी, जो कि सब ने सुनी थी। जो भी उस गली में रहता था सब ने वो आवाज़ें सुनी थी। तो अश्मित ने जब ये फर्स्ट टाइम सुना था तो वो अपनी नानी के पास जाके पूछता है इसके बारे में। तो अश्मित की नानी उसको कुछ बहाना देकर ये बात टाल देती है। वो बोलती है कि यही बाहर रात में चौकीदार आकर कुत्तों को मारता है और वो जो आवाज़ है वो उन डॉग्स की है। लेकिन अश्मित को ये बातें बड़ी अजीब सी लगती है, क्योंकि जो उसने सुनी होती है वो किसी औरत के ऐसे रोने और चिल्लाने की आवाज़ होती है। कुछ टाइम बाद उस कॉलोनी में और भी बहुत क्रीपी इंसिडेंट्स होने लग गए थे। जैसे कि एक न्यूली कपल था जो कि मैरिड कपल था। वो जो लड़की थी उसके अचानक से पैरों में फ्रैक्चर हो गया बिना किसी रीज़न। कुछ किसी को समझ नहीं आया, ना कहीं गिरी ना कुछ, बट पैर में फ्रैक्चर था। और जो कॉलोनी में बच्चे थे उनके पैर में हाथों के निशान छपे हुए थे, जैसे कि किसी ने उनके पैर बहुत ज़ोर से दबाए हों। और इसी वजह से कॉलोनी में सब ने एक मीटिंग रखी और ये डिसाइड किया कि हमें किसी तांत्रिक या पंडित को ये सब दिखाना पड़ेगा। और सब यही डिसाइड करते हैं। तो कुछ टाइम बाद जब पंडित जी आए उस कॉलोनी में, उन्होंने कहा कि यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा दुष्ट है, कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो तांत्रिक जी बोलते हैं कि हमें जल्दी यहाँ पर पूजा करानी पड़ेगी। पूरी सोसाइटी एग्री करती है कि ठीक है, आप जब भी बोलो हम कराने को रेडी है। तो जब पंडित जी कुछ तांत्रिक रिचुअल्स और पूजा करने बैठते हैं तो अचानक से वहाँ पर जो अश्मित की सिस्टर होती है उसमें एक आत्मा सी आ जाती है। वो अजीब सा बिहेव करने लग जाती है, वो अजीब लैंग्वेज बोलने लग जाती है और गालियाँ देने लग जाती है, जो कि बहुत अजीब सी बात थी। अश्मित की सिस्टर अपने ही पैरों को साइड में पड़ी हुई लकड़ियाँ उठाती है और अपने ही पैरों को उससे मारने लग जाती है और नोचने लग जाती है। अश्मित की सिस्टर उस टाइम पे 14 साल की थी, और एक 14 साल की बच्ची जिसको कोई गली के कोई भी इंसान रोक ही नहीं पा रहे। सब उसे रोकने की कोशिश कर रहे कि बेटा क्या कर रही हो क्या कर रही हो, बट उस लड़की में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आ चुकी थी कि कोई उसे रोक ही नहीं पा रहा था। वहाँ पे एक साइन बोर्ड भी था, अश्मित की सिस्टर ने वो एक हाथ से बाहर निकाल दिया था। वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी उस टाइम पे। और जो साइन बोर्ड था उसने वो अपने पैरों पे ही मार दिया था। और जब ये सब हो रहा था तब अश्मित 10 साल का था, वो बहुत छोटा था, तो इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसको नानी ने अंदर भेज दिया था अपने घर में, लेकिन वो वहाँ से छुपके से बालकनी से ये सब देख रहा था। अश्मित की सिस्टर किसी के कंट्रोल पे आ ही नहीं रही थी, वो बस अपने पैरों पे मारी जा रही थी। और एक टाइम ऐसा आता है जब उसके पैर पूरी तरीके से डैमेज, पूरा खून निकल रहा है और पूरा ऐसा लग रहा है कि टूट चुका है वो पैर। और तब पंडित जी ने उनके ऊपर कुछ तो राख फेंकी थी, कुछ मंत्र पढ़कर, जिसकी वजह से फिर वो थोड़ा कंट्रोल में आई थी। और जैसे ही वो राख फेंकी गई, वो अश्मित की जो सिस्टर होती है वो वहीं पर बेहोश हो गई थी। और फिर अश्मित की जो सिस्टर है उन्हें बांध के रख दिया था। पंडित जी ने कहा था हम वापस वो जो आत्मा है उसको बुलाएंगे, तो अश्मित की जो सिस्टर है उसको सब बांध दो। उसको कुछ लाल कलर के धागे से बांध दिया गया था। थोड़े समय बाद अश्मित की सिस्टर के अंदर वापस से वो आत्मा आती है और वो वापस से एकदम ऐसा अजीब बिहेव करने लग जाती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना और अजीब तरीके से सबको देखना, ये सब चालू हो जाता है। पंडित जी उससे पूछते हैं कि कौन है तू, जिसका अश्मित की सिस्टर आंसर करती है कि मेरा नाम कला है
और मैं इस घर में रहा करती थी। और वो जिस घर को पॉइंट आउट करती है वो घर अश्मित की नानी के जस्ट बगल में जो उनके पड़ोसी होते हैं उनका घर होता है। जो कला होती है वो बताती है कि मैं इस घर में बहू थी, लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया। सिर्फ दहेज के लिए मेरा इस्तेमाल करा और ज़्यादा दहेज पाने के लिए ही मुझसे शादी की थी। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि जो वो कला थी उसका जो पति था उसकी 1 साल पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वो एक्चुअली एक ट्रक ड्राइवर था और ट्रक का ही एक्सीडेंट होता है और जिसमें उसकी इमीडिएटली डेथ हो जाती है। सबका यही मानना था कि वो शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था। कला बताती है कि मेरे साथ जो भी हुआ था वो बहुत बुरा हुआ था और मैं बदला लिए बिना नहीं जाऊंगी और जो भी इस घर में रहेंगे मैं सबको बहुत बुरी तरीके से मारूंगी। पंडित जी अब उससे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ था तेरे साथ जो तू इस हद तक बदला लेना चाहती है सबसे। तब वो अपनी उंगली एक औरत की तरफ करके बोलती है कि ये बताएगी कि मेरे साथ क्या हुआ था। जिस औरत की तरफ उसने हाथ उठाकर पॉइंट आउट करा था वो औरत और कोई नहीं बल्कि जब ये आत्मा जिंदा थी ना उसकी ये बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी तब। और जैसे ही वो पॉइंट आउट करके बोलती है कि ये आपको बताएगी, वो औरत वहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। रोते रोते वो औरत अब कहानी बताना चालू करती है। वो बताती है कि जब ये ज़िंदा थी तो ये मेरे से रोज़ कॉल पे बात किया करती थी, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि इसके साथ क्या हुआ है। तो औरत बताती है कि कैसे इस आत्मा के साथ इसके ससुराल वालों ने इतना जुल्म किया था। औरत बताती है कि जब वो जिंदा थी तब उसके ससुराल वाले उसे रोज़ मारा करते थे, डंडों से, गरम चिमटे से उसके हाथ जला दिया करते थे। और वो ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि उनको दहेज चाहिए था और उनकी जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी। शादी के टाइम जो उन्होंने दहेज मांगी थी वो ऑलरेडी उन्हें मिल चुका था, बट शादी के बाद भी उन्हें और दहेज चाहिए थी। और जो लड़की के घर वाले थे वो इतना नहीं दे पा रहे थे, बट जो इनका पति था जो ट्रक ड्राइवर था वो बहुत ज़्यादा लालची था और उस टाइम पे उसका कुछ खास काम भी नहीं था, तो वो अपने घर वालों को सिर्फ दहेज के मनी से पालना चाहता था। कुछ समय तक लड़की के फैमिली वाले ने पैसे दिए, बट एक टाइम बाद उनको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था और उन्होंने भी बोल दिया था कि अगर आप अब ज़्यादा पैसे मांगोगे हमसे या ज़बरदस्ती करोगे तो हम पुलिस वालों को बता देंगे। जब फैमिली वालों ने ये बोल दिया था तो जो उसका पति था उसे उसका ईगो हर्ट हो चुका था इस बातों से। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भाई मुझे कोई मना कैसे कर सकता है, मैं तो पति हूँ, मेरा तो हक है दहेज लेना, मेरा तो हक है उसको मारना। और इसी छोटी सोच के साथ वो अपनी बीवी को बहुत ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है। पूरे सोसाइटी में उसके चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। सब मोहल्ले वाले जब बाहर गए होते हैं तो देखते हैं कि वो जो पति होता है वो अपनी बीवी को डंडों से मार रहा होता है और वो लड़की कहीं भाग ना पाए इसलिए उसके पति ने उसके पैरों पे इतना मारा होता है कि उसके पैर टूट गए होते हैं। इसके बाद भी वो आदमी रुका नहीं, वो उस औरत को मारता रहा। बट सोसाइटी में जो भी सब देख रहे थे कोई भी बीच में नहीं आया, किसी ने भी बचाव नहीं करा, ना ही किसी ने पुलिस को फ़ोन किया था। उसके बाद वो पति उसको फर्स्ट फ्लोर पे ले जाता है और वहाँ से अपनी ही बीवी को नीचे फेंक देता है। नीचे जब वो गिरती है तो उसके सर में बहुत ज़्यादा चोट आती है जिसकी वजह से उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। अब डेथ होने के बाद ये बात बहुत जल्दी फैल जाती है हर जगह और पुलिस को भी सब ने बता दिया होता है। सोसाइटी वालों ने बताया होता है, बट शायद पहले बताया होता तो ज़्यादा अच्छा होता, शायद वो लड़की अभी भी ज़िंदा होती। अब पुलिस वाले उस घर पे आ जाते हैं, सबकी अच्छे से जांच पड़ताल करी जाती है और जो वो पति होता है जिसने अपनी बीवी को मारा होता है उसको गिरफ्तार कर दिया गया होता है, बट करप्शन की वजह से वो छूट जाता है। बाद में पता चलता है कि पुलिस वाला उसका दोस्त ही था और मर्डर का केस ही नहीं बनाया गया था, मतलब कोई FIR नहीं करी गई थी, कुछ नहीं करा गया था, जिसकी वजह से उसे सिर्फ 2-3 साल के लिए ही जेल में रखा गया था और उसके बाद वो छूट गया था। वो अदालत से तो छूट चुका था, बट शायद अपने कर्मा से वो कभी नहीं छूट पाया था। वो जैसे ही जेल से छूट कर आता है वो वापस ट्रक ड्राइवर बन जाता है। वो नॉर्मल यहाँ से वहाँ ट्रक ड्राइव करके ले जाता था, एक्सपोर्ट करता था चीज़ें, तो उसका काफ़ी लॉन्ग रन रहता था। और ऐसे ही जब वो एक बार घर वापस आ रहा था ट्रक में ही, तो उसके ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उसकी वहाँ पे बहुत दर्दनाक मौत होती है, क्योंकि वो नॉर्मल एक्सीडेंट की तरह नहीं मरता, उसके ऊपर से पूरा ट्रक गुजर जाता है जिसकी वजह से उसकी मौत होती है। सबको ये लगता है कि वो शराब पिया करता था, तो शायद ऐसे ही किसी दिन नशे में ही गाड़ी चला रहा होगा जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। इतनी स्टोरी उस आत्मा की बेस्ट फ्रेंड को पता थी। जब वो ये सब बता के चुप होती है तब वो आत्मा बताती है कि मेरे पति को और किसी ने नहीं बल्कि मैंने मारा है, और इसी तरीके से मैं पूरे घर वालों को भी मारूंगी। और ये सुनकर जो बाकी घर वाले होते हैं, जो अभी भी बचे हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ये बोलकर वो आत्मा चली जाती है और अश्मित की बहन वापस से बेहोश हो जाती है। अब अश्मित की बहन जब बेहोश होती है तो पंडित जी बोलते हैं इसके साथ अन्याय हुआ, उसकी सज़ा इस औरत के पति को मिल चुकी है,
पंडित जी ने कहा कि अपने घर पे अनुष्ठान करवाओ और इस लड़की से झुककर माफ़ी मांगो। सारे पड़ोसियों ने ऐसा ही करा। इनफैक्ट अश्मित के जो घर वाले थे वो भी सब आत्मा से माफ़ी मांग रहे थे। 2-3 घंटे बाद जब अनुष्ठान पूरा होता है तो जो अश्मित की बहन होती है वो वापस होश में आती है और उसके अंदर से वो जो आत्मा होती है वो हमेशा के लिए चली गई होती है। अश्मित का बताना है कि जो उस आत्मा के ससुराल वाले होते हैं वो अब उस घर को छोड़कर जा चुके हैं और अपने पाप कम करने के लिए वो अब हरिद्वार में चले गए हैं और वहाँ अब एक आश्रम में सेवा करते हैं। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद अश्मित की बहन आज तक चल नहीं पाती है। वो अब लगभग 20 साल की हो चुकी है और अभी भी जब भी वो चलना चाहती है उसके साथ साथ उसको सपोर्ट लेना पड़ता है, उसको बैसाखी का इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि उसके बिना वो आज भी नहीं चल पाती। वेल, आपको याद होगा कि वो जो आत्मा थी उसके पति ने उसको पैर में ही मारा था जिसकी वजह से वो भाग ना पाए। और आत्मा जब उस लड़की के अंदर आती है, अश्मित की बहन के अंदर आती है, तो सबसे पहले अश्मित की बहन के पैरों को मारने लग जाती है ताकि वो भी ना चल पाए। वेल, इस इंसिडेंट के बाद अश्मित की मम्मी ने उन पंडित जी से पूछा कि आत्मा सिर्फ बहन के अंदर ही क्यों आई थी। उन्होंने बताया कि जब ये इंसिडेंट हो रहा था तब अश्मित की जो फैमिली थी, जो मॉम डैड और उसके बहन थे, वो सब नानी के ही घर में थे और वो सब भी बालकनी में खड़े होके जब वो सब तमाशा हो रहा था, उस लड़की को मारा जा रहा था, तब ये सब भी सिर्फ देख रहे थे। किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं करी, सिर्फ वहाँ खड़े होके देख रहे थे। और उस औरत की जब डेथ हुई थी तो जिस जगह पर वो मरी थी वहाँ के सबसे पास में अश्मित की बहन खड़ी थी और पूरी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उन सब में सबसे जो कमज़ोर दिल था वो अश्मित की बहन का था क्योंकि वो एक तो छोटी थी और ये सब देख के वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और इसी वजह से वो आत्मा सबसे पहले अश्मित की बहन के अंदर आई थी। खैर, दूसरों के पाप और गलती अश्मित की बहन को भुगतनी पड़ी जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी। वेल, अश्मित की बहन तो सिर्फ 10 या 14 साल की थी उस टाइम पर, वो तो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। बट आज जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो अश्मित की बहन का ही हुआ है। सो गाइज, ये थी आज की स्टोरी। आई होप कि आपको इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिले। वेल, ये स्टोरी हॉरर से ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि आप इस स्टोरी से सीखो, डरने के अलावा सीखो कि पहली चीज़ यार, ये दहेज, ये डाउरी एंड ऑल, प्लीज़ तुम तो नहीं करोगे ऑब्वियसली, बट अगर तुम्हें कोई दिखता है ऐसा जो ये सब कर रहा हो, जो इन सब चीज़ों को सपोर्ट कर रहा हो, तो प्लीज़ उसे ज़रूर टोकना, उसे बताना कि क्यों ये सारी चीज़ें गलत है और क्यों ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और जो सेकंड चीज़ है, वो तुम्हारे सामने कभी भी कुछ भी गलत हो इस टाइप का जो अभी अश्मित के फैमिली वालों ने विटनेस करी थी, सिर्फ देख रहे थे, तो ऐसा तुम मत करना। होता है कभी, मैं मानता हूँ कि लाइक मारपीट हो रही हो तो तुम बीच में जाओगे, तुम्हें डर भी लगता है कि कहीं हमें भी ना मारे। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट एक चीज़ तुम सब कर सकते हो कि 100 नंबर पे कॉल करना है, इतना तो कर ही सकते हो। तो कभी भी तुम्हारे सामने कुछ भी ऐसा हो तो प्लीज़ ये चीज़ें ज़रूर करना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों से जाके प्लीज़ शेयर करना इस वीडियो को। सो दैट्स इट, फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।